हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल में। ओके, आज हम लोग का टॉपिक है जैव विविधता की संकल्पना। इससे पहले हम लोग पढ़े थे सजीव जगत के बारे में, जहाँ हमने जाना था सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़े थे कि सजीव वो होते हैं जिनमें वृद्धि होती है, सजीव वे होते हैं जिनमें गति होती है, जो जनन की क्रिया कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग चाहें तो जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको और डिटेल में अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन वो किस कंडीशन में, आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस से नहीं। जितना हमने बताया है आपको, आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में बस उतना ही पढ़ना है। लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्जाम वेट करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन में बैठना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं आपकी बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन आए और आपका छूटे ना और आप कर ले जाएं, उसके लिए जब हम डिटेल से पढ़ाएंगे तब वहाँ वो मायने रखेगा। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे आप तब वहाँ मायने रखेगा, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और वहाँ आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होती है। ठीक है, तो कभी मौका मिला तो जरूर बताएंगे, आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। अभी हम लोग अपने सिलेबस पे आते हैं और पढ़ते हैं जैव विविधता के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इसका इंग्लिश क्या है? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी है बच्चों, जैव विविधता है, वो दो शब्दों से मिलके बना है। एक है बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, अगर हम बायो की बात करते हैं तो बायो से मतलब है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी विभिन्नता। ठीक है, जो जैविक विभिन्नता है वही बायोडाइवर्सिटी है या जैव विविधता। मतलब कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है वही क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसको आप लिख भी सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कोई, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं या जैव विविधता किसे कहते हैं बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे उसको? आप लिखेंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों के बीच विभिन्नता को ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। इसको एक शब्द में और लिख सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को छोटे शब्द में, किसी पारितंत्र में बायोडाइवर्सिटी का ही बता रहे हैं, किसी पारितंत्र जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं में उपस्थित समस्त सजीवों, दिखाई दे रहा है, सजीवों या प्राणियों में विविधता। विविधता का मतलब है भिन्नता। जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि जैव विविधता किसे कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आसपास आप लोगों ने बहुत सारे, अभी आप आसपास बहुत सारे जीव देख रहे होंगे। कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, गाय है, बकरी है, छोटे छोटे कीड़े हैं, बड़े बड़े कीड़े हैं, मक्खी है, मच्छर है, बहुत सारे आप जीव जो हैं अपने आसपास देखते होंगे और ये पर डे देखते होंगे, हमेशा देख रहे हैं। तो इनमें कुछ ना कुछ भिन्नता तो है, सारी एक जैसे हैं। मानव भी आप देख रहे हैं,
सब एक जैसे हैं। ये तो रहे जानवर। आप पेड़ पौधों को भी देखते हैं, कई टाइप्स के पेड़ देखते हैं, आम का, अमरूद का, इमली का, शीशम का, बरगद का, पीपल का, बहुत सारे पौधे आप देखते हैं। छोटे छोटे घास भी देखते हैं, बड़े पौधे देखते हैं ना। तो इन सारे में भिन्नता है, और जो ये भिन्नता है, जो इनके रूप में, आकार में, बनावट में, ठीक है, उनके जीने के मतलब जीवन काल में जो भी भिन्नता पाई जा रही है वो सारी क्या है, जैव विविधता के अंतर्गत आती है। ठीक, जैव विविधता के अंतर्गत आती है। आगे जो है, अगर हम पृथ्वी पे बात करें, पृथ्वी पर जैव जो जातियां हैं, जीवों की जो जातियां हैं, लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक है। ठीक है, जो जीवों की जातियां हैं वह कितना है, इनकी जो संख्या, जो स्पीसीज की संख्या जो ज्ञात की गई है अब तक 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक की इनकी संख्या बताई गई है। ठीक है, जिसमें से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ आपकी बुक में कुछ तालिका दी गई है बच्चों, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। और ध्यान दीजिए आप लोग कि ये जो चैप्टर है, जैव विविधता चैप्टर है, ये आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ अगर किसी कंपटीशन में आप बैठते हैं, किसी कंपटीशन में एग्जाम देने जाते हैं, तो उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन आपकी बुक जैसे या आपके सिलेबस जैसे नहीं होता है। उसमें ये पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ देखने को मिलता है, भारत में जैव विविधता कहाँ देखने को मिलता है, कौन से केंद्र है, हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, इन सीटू क्या है, एक सीटू क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेड डाटा बुक किसे कहती है, बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत ही आता है। तो इन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आपके सिलेबस को डिस्कस कर ले, आपके सिलेबस में क्या चीजें पढ़नी उसको पढ़ लें, उसके बाद हम लोग इसको भी पढ़ेंगे जो कि कंपटीशन के लिए बहुत ही कंपल्सरी है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो आपके बुक में दिया हुआ है, विश्व में पाई जाने वाली पौधों, शैवाल, कवक की जो स्तनधारी हैं, उनकी जो जातियां हैं, कितनी जातियां प्राप्त की गई हैं, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। और ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि अब तक कितने जातियां प्राप्त की गई हैं। यहाँ हम देखते हैं, एक चार्ट है आपका, कितने वर्ग में डिवाइड किया गया है, तो एक वर्ग देख लेते हैं। और एक बात और, वर्गीकरण क्यों किया जाता है, वर्ग में क्यों रखा जाता है, वो इसलिए क्योंकि इतने सारे, मान लीजिए 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां हैं। जात, ये नहीं जानवर, जाति हैं। अब सबका अध्ययन करना आसान तो नहीं है, कई 100 साल वर्ष लग जाते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाता। साथ ही साथ ये जात, जैसे मानव जात की अगर हम बात करें तो आप देखते हैं आंकड़ा आता है कि विश्व में जनसंख्या इतनी हो गई, भारत की जनसंख्या इतनी है, चीन की जनसंख्या इतनी है, अफ्रीका की जनसंख्या इतनी है। वो मानव जात की बात कर रही है, वो एक जात है। ठीक है, उसके अंतर्गत आने वाली वो संख्या है जाति। अब कुत्तों की है तो ये भी अलग जाति हो गई, बिल्ली है अलग जाति, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद जातियों की संख्या कितनी है, इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम वर्ग पहला देखें तो सबसे पहले हम पौधों की जिक्र करेंगे। कॉपी कलम निकाल लें बच्चों, क्योंकि आपको हमने पहले भी बताया था कि अगर हमारे क्लास लेने आते हैं आप तो कॉपी कलम निकाल के रखें। तो जो पौधों की जातियां अब तक ज्ञात हुई हैं वो 2,70,000 के लगभग हैं। 2,70,000 जातियों का पता लगाया जा चुका है। अगला अगर हम देखते हैं शैवाल, तो शैवाल की जो जाति है बच्चों वह 40,000 है। कितनी है? 40,000 जो है जातियों का पता लगाया जा चुका है शैवालों के। तीसरा जो है वह अगर हम देखें तो कवक है। कवक क्या होते हैं, शैवाल क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम बता देंगे और बताए भी थे आपको पहले। जो कवक की जातियों
को पता लगाया गया है वो लगभग 72,000 है। कितने हैं? 72,000। ठीक। अगला अगर हम देखें जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया बोला जाता है, तो जीवाणुओं की भी जो प्रजातियां ज्ञात हुई हैं उनकी जो संख्या है लगभग 4,000 है। ठीक, लगभग 4,000 है। अगला अगर हम देखते हैं विषाणुओं की संख्या, वायरस जिसको बोलते हैं, तो अब तक जो पूरे विश्व में विषाणुओं को लगभग 1550 विषाणुओं की संख्या जो है, जातियों की संख्या जो है ज्ञात की जा चुकी है। अगर हम स्तनधारी की बात करते हैं, स्तनधारी की बात करते हैं बच्चों, तो लगभग 4,650 जातियों को खोजा जा चुका है। ठीक है, इतना आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इरेज करते हैं। हो गया? चलिए, अगर हम पक्षी की बात करें, यही लिख देते हैं, सेम वैसे ही नीचे आप लिखते जाइएगा, हाँ लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम पक्षी की बात करें तो 7,150 जातियों को खोजा जा चुका है। ठीक, 7,150 जातियों को खोजा जा चुका है। अगर हम सरीसृप जो रेप्टाइल्स होते हैं इसकी बात करें, सरीसृप की, तो इसकी जो संख्या है 7,150। 7,150। ठीक है, अगर हम मत्स्य वर्ग की बात करें, मत्स्य वर्ग की बात करें बच्चों, तो इसकी संख्या जो है 26,959 जातियों का पता लगाया जा चुका है। ठीक है, अगर उभयचर या जलचर की बात करें, जल स्थलचर मतलब कि जो जल में भी रहते हों और स्थल पर भी रहते हो, अगर इनकी बात की जाए तो इनकी जो संख्या है 4,780 उभयचर अब तक प्राप्त जो संख्या है। ठीक, उसके बाद अगर कीट कहें तो सबसे अधिक जो संख्या है वो इंसेक्टा वर्ग की होती है, कीट पतंगों की होती है, जिसकी जो संख्या है लगभग 10,25,000 है। सबसे अधिक जो संख्या है वो कीट वर्ग की होती है, 10,25,000 के लगभग, जो कि ज्ञात हो चुकी है, प्राप्त हो चुकी है। और ये जो है आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य होते हैं, जैसे जो मक्खी है, मच्छर है, ऐसी जो प्रजातियां हैं उनकी जो संख्या है, इनकी जो जाति है वो 10,25,000 है। ठीक, अगर हम आगे परपट्टी भवन की बात करते हैं, इनकी जो संख्या है बच्चों वह लगभग 43,000 है। ठीक, अगर मोलस्का संघ की बात करते हैं, तो इनकी जो संख्या है बच्चों लगभग 70,000 प्राप्त हो चुकी है, ज्ञात हो चुकी है। 70,000 जातियों को खोजा जा चुका है। अगर हम नीमेटोड की बात करते हैं, कृमि की बात करते हैं, तो इनकी संख्या जो है लगभग 25,000 है। 25,000 जातियों को खोजा जा चुका है। ठीक, अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें बच्चों, तो लगभग 40,000 जातियों को खोजा जा चुका है। ठीक, और अगर अन्य भी हैं, जैसे इन संघ के अलग भी हैं, तो कुछ जाति ऐसे भी हैं जिनका नामांकन नहीं हुआ है, तो उनकी जो संख्या लगभग 1,10,000। ठीक, अब ये तो सारे वर्ग हैं जिनको डिवाइड की गई है बच्चों। ये सारे जो डिवाइड की गई है ये बस जातियां हैं, संख्या नहीं है। संख्या बहुत है, अनगिनत संख्या में ये उपस्थित हैं, ये जातियां हैं।
जैसे यहाँ आप अन्य में देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नाम नहीं दिया गया है, वो भी आ जाएंगे। खोजा नहीं गया, वो भी आ जाएंगे। साथ ही साथ प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ होते हैं नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, एक कोशिकीय होते हैं प्रोटोजोआ। कृमि, जैसे आप केचुए का नाम सुने हैं, कृमि जो केचुए, पेट वाले केचुए तो इसको स्कैरिज बोलते हैं ना, वो सारे इसमें आते हैं, उनकी जातियां आती हैं। मोलस्का, आप घोंगा देखे ना, पाइला, वो सारे इसमें आते हैं। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। ये आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको इरेज करते हैं और आगे हम बताते हैं कि आखिर इसमें भिन्नता क्यों पाई जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें विश्व में जो प्रजातियों का खोज हुआ है, तो अगर 100% की बात करते हैं तो लगभग 70% जो है जीव जंतुओं के या जंतुओं की प्रजाति का खोज हुआ है। अभी आपने विश्व के डाटा को देखा कौन कौन सी जातियां खोज की जा चुकी हैं, तो उसमें लगभग 70% जो है वह है जंतु के प्रजातियों का, और बाकी के 22% जो ज्ञात हो चुके हैं वह पेड़ पौधों के जातियों का है। ठीक है, ये विश्व की आंकड़ा बताई जा रही है। साथ ही साथ हमारे भारत में भी है लगभग 1 लाख जंतुओं की 1 लाख पौधों की खोज हो चुकी है, पौधों के जातियों को खोजा जा चुका है। लगभग 3 लाख जंतुओं के जातियों की खोज हो चुकी है, मतलब कि इतनी जातियां जो है, लगभग 1 लाख जातियां जो है पौधों की भारत में पाई जाती है, और लगभग 3 लाख जातियां जो है जंतुओं की जो खोज है वो भारत में की गई है, भारत में उपस्थित है। ठीक, अगर हम बात करें मेगा डाइवर्सिटी की, तो मेगा डाइवर्सिटी में जो अपना भारत है ना बच्चों, 12वें नंबर पे है। मेगा डाइवर्सिटी में 12वें नंबर पे है। ये 12वें नंबर पे भी आता है क्योंकि अपने वहां अपने इंडिया में बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक, अब जैव विविधता का शर्त क्या है, किस कंडीशन में जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता आखिर क्यों होती है? तो जैव विविधता के लिए जो आवश्यक शर्त है, आप इसको नोट में ऐसे नोट कर लीजिए और नोट में इसको लिख लीजिए। जैव विविधता के लिए शर्त, जैव विविधता के लिए शर्तें, तो जैव विविधता के लिए मुख्यतः 2 शर्तें हैं, मुख्य रूप से 2 शर्तें हैं। एक है अधिकतम वर्षा, अधिक वर्षा, और दूसरा है अधिक तापमान। जिन क्षेत्रों में बच्चों अधिक वर्षा होती है वहां भी जैव विविधता अधिक पाई जाती है, और जिन क्षेत्रों में अधिक तापमान होता है वहां भी जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब है कि अनेक प्रकार की जातियां वहां उपस्थित होती है। ठीक, अनेक प्रकार की जातियां उपस्थित होती हैं। जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें, भारत में बात करें, तो जो जैव विविधता है वो सबसे अधिक पश्चिमी घाट में पाई जाती है, और पश्चिमी घाट में जो हमारा केरल राज्य है वो वहाँ के जो जंगल है वो भी किसके लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। क्योंकि आपने सुना होगा कि समुद्र के किनारे केरल है, समुद्र से लगा हुआ है, और इस क्षेत्रों में पौधे भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और लगातार यहाँ बारिश अधिक होती है। इस क्षेत्रों में पूर्वी घाट के क्षेत्रों में आई थिंक आप लोगों को पूर्वी घाट समझ में नहीं आ रहा होगा। पूर्वी घाट का मतलब ये हुआ कि अगर अपनी इंडिया की हम बात करें, कुछ इस तरीके का शेप बनता है, इसको हटाई देते हैं। ठीक है, तो जो नीचे का हिस्सा है, जैसे ये है ना, इधर पश्चिम साइड है, इधर पूरब साइड है, तो ये वाले हिस्से में ये आपके पूर्वी घाट कहलाते हैं, सॉरी पश्चिमी घाट कहलाते हैं। ये हिस्सा
पश्चिमी घाट है और यही विविधता भी ज्यादा पाई जाती है। ठीक, दूसरी जो विविधता ज्यादा देखने को मिलती है, यहाँ अधिक बारिश होता है, इसके वजह से विविधता अधिक पाई जाती है। ऊपर की जो हिस्सा आती है, ऊपर से अगर हम ऐसे नक्शा बनाए बच्चों, तो जो पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र है, असम मौसम हो गया, इधर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे भी जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो पूर्वी हिमालयी क्षेत्र है। ठीक है, एक तो पश्चिमी घाट में जैव विविधता अधिक पाई जाती है और पूर्वी हिमालय में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। इसके अलावा इंडिया में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बच्चों, यहाँ भी जैव विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ भी जो है जैव विविधता देखने को मिलती है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। ये जो भी टॉपिक्स हम बता रहे हैं, आप इसको मोटी हेडिंग में या स्टार बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर कभी आप कंपटीशन में बैठते हैं तो वहां आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन में ऐसे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे कोई करे कि हार्ट स्पॉट किसे कहते हैं, ठीक, तो हार्ट स्पॉट का मतलब है हुआ कि जैव विविधता के लिए जो विशेष केंद्र बनाए गए हैं, जैव विविधता वाले विशेष केंद्र या विशेष क्षेत्र को जो जैव विविधता के केंद्र बनाए गए हैं, उसी को हॉट स्पॉट बोलते हैं। हॉट स्पॉट, इसको हिंदी में उष्ण स्थल बोलते हैं। हॉट स्पॉट को इसको हिंदी में उष्ण स्थल बोला जाता है। तो वे क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए केंद्र बनाए गए हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में हॉट स्पॉट कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ बनाए गए हैं। तो हॉट स्पॉट आपके अभी हमने बताया कि जहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती हो, तभी हमने बताया कि पश्चिमी क्षेत्र में अधिक मात्रा में अधिक पाई जाती है, पूर्वी हिमालय में पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों को हॉट स्पॉट बनाया गया है, यहाँ हॉट स्पॉट बनाई गई है। ठीक, अगला आता है कि जो केरल है ना, अभी हमने बताया कि केरल फेमस है। केरल में जो शांत घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, शांत साइलेंट वैली के नाम से प्रसिद्ध है केरल। केरल में एक घाटी है शांत घाटी, जिसको इंग्लिश में साइलेंट वैली, साइलेंट वैली भी बोला जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि साइलेंट वैली या शांत घाटी क्यों प्रसिद्ध है। तो बच्चों, यह अपने जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके कारण प्रसिद्ध है? अपने जैव विविधता के कारण, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन जैव विविधता से रिलेटेड एक टॉपिक और नोट कर लीजिए। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है दिवस के बारे में, तो ऐसे ही दिवस पूछ लिया जाता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है। तो इसको भी आप डबल इन्वर्टेड में लिख लीजिए कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसको कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। स्टर कहाँ गया? समझ में आ रही है? समझ में आ रहा होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप लोग। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी कर देंगे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं
जैव विविधता के लिए संकट क्या है? जैसे बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जा रही थी, अब उसके लिए संकट भी आते जा रहे हैं। जीवों की संख्या कम होती जा रही है, पेड़ पौधों की संख्या कम होती जा रही है, तो जैव विविधता के लिए संकट है। तो इसके लिए संकट क्या क्या चीजें हैं बच्चों, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप कंपटीशन या आपके अपने जानकारी के लिए इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। जैव विविधता के लिए संकट। जैव विविधता के लिए संकट। ठीक, जैव विविधता के लिए संकट का मतलब ये हुआ कि किस कारण से जीवों की जो संख्या है, पेड़ पौधों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। तो सबसे पहला कारण जो है वो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना है। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना पहला कारण। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना मतलब ये कि हम अपनी सुख सुविधा के लिए लगातार जो प्राकृतिक वातावरण है उसको समाप्त करते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, जो जीव जंतु हैं उनको मारते जा रहे हैं, जो बड़े बड़े जंगल थे उसको छोटे सिकुड़ते जा रहे हैं, छोटे कन्वर्ट करते जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार करते जा रहे हैं। ये भी एक जैव विविधता में के लिए संकट है, क्योंकि जैसे ही जो जीव है जंगल कट रहा है तो वो शहर की तरफ भाग रहे हैं, और शहर में जो जीव आए तो लोग उसको मार दे रहे हैं। ऐसे भी है, बहुत सारे शिकारी पबिट के हैं, वो लोग भी मार के खा जा रहे हैं जानवरों को। पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, कुछ ऐसे पौधे हैं जो विलुप्ति के कगार पे हैं। ठीक, अगला जो है हम लोगों का वह है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है ये भी जैव विविधता के लिए संकट है। ग्लोबल वार्मिंग से भी बहुत सारे हानियां होती हैं, कई प्रकार की प्रजातियां नष्ट हो जा रही हैं, कई प्रकार के जीव जंतु नष्ट हो जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो जो नष्ट हो रहे हैं जैव विविधता के लिए संकट ही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो आपको बना के दे देंगे अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तब। अगर आप लोग ग्लोबल वार्मिंग डिटेल से जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आप लोग ग्लोबल वार्मिंग पढ़ना चाहते हैं, तो उसको डिटेल से उसके प्रकार हर चीज आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता देंगे। आपके सिलेबस से नहीं है लेकिन फिर भी इसको आप एक बार जान लीजिएगा आपके जानकारी के लिए। साथ ही साथ अगर कंपटीशन में आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, कंपटीशन क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो आप इसको जरूर जान लेंगे। उसके बाद है विदेशी पक्षियों का या विदेशी जानवरों का आक्रमण। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। अब जो विदेशी प्रजाति हैं वो भी अपने भारत में या कहीं भी दूसरे देश से आ रहे हैं और आक्रमण कर रहे हैं, तो जब वो उससे कमजोर पड़ रहा है तो उसको समाप्त कर दे रहे हैं और वहां अपना स्थान स्थापित कर ले रहे हैं। कुछ प्रजाति ऐसे हैं जो विदेशों से आ रहे हैं, अपने वहां बस जा रहे हैं, रह जा रहे हैं, और अपने वहां की जो प्रजातियां हैं वो समाप्त होती जा रही है। तो ये भी एक जैव विविधता के लिए एक संकट ही है। अब विदेशी कल्चर ही देख लीजिए, बहुत सारे कल्चर अपने इंडिया में आते जा रहे हैं, इंडियन कल्चर विदेशी अपना रहे हैं, तो ये भी तो अपने संस्कृति के लिए भी तो संकट है। वैसे ही विदेशी चीजों के आने से अपनी जो सामान है या अपनी जो विविधता है उस पे संकट मंडरा रही है। अगला है नगरीकरण और औद्योगिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण।
नगरीकरण, औद्योगिकीकरण आप समझ ही रहे हैं कि नगरीकरण किस प्रकार से हो रहा है, उद्योग धंधा किस तरीके से ऊपर जा रहा है, किस तरीके से इसके वजह से हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जानवरों को मार दे रहे हैं, अपने सुख सुविधा के लिए बहुत सारे जानवरों को मार के खत्म कर दे रहे हैं। कुछ ऐसी भी जातियां आ चुकी हैं जो कि विलुप्ति के कगार पर है। ठीक, अब ऐसे जो पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं जो विलुप्ति के कगार पे होते हैं, या फिर उनकी जो जातियां हैं वो समाप्त हो चुकी होती हैं, ठीक है, समाप्त हो चुकी होती हैं, उन जातियों को, उन पौधों के नाम को रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रेड डाटा बुक किसे कहते हैं, रेड डाटा बुक किसे कहते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे कि विलुप्त या विलुप्ति के कगार पे जो जातियां हैं, विलुप्त या विलुप्ति के कगार पे विलुप्त हुए जातियों को जिस बुक में लिखा जाता है, जिस बुक में लिखा जाता है वह रेड डाटा बुक कहलाता है। ठीक है, तो रही आपको रेड डाटा बुक के बारे में, जैव विविधता के बारे में आपने जाना। ठीक है, अब हम लोग जैव विविधता को बनाए कैसे रख सकते हैं इसको भी जान लेते हैं एक बार। थोड़ा सा अच्छे बच्चे हैं तो इसको भी जानना जरूरी है। सबसे पहले तो शाकाहार को अपनाइए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप मानिए ही, लेकिन शाकाहार जो है, जैसे शाकाहारी जो पौधे जानवर है या मानव है, अगर शाकाहार को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं वह जैव विविधता को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक, यह खतरा नहीं है, जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है। साथ ही साथ आप अपनी मर्जी से, किसी पे हम दबाव नहीं डाल सकते, किसी को ये नहीं बोल सकते आप करो ही करो, लेकिन कम से कम एक पेड़ प्रत्येक वर्ष आप लगाइए। अपने पास जगह नहीं है, कहीं और लगा दीजिए, रोड पे ले जाके लगा दीजिए, किसी और की जमीन में ले जाके लगा दीजिए, कहीं खाली बंजर जमीन पड़ा हुआ है वहां लगा दीजिए। अगर आप पर्यावरण को बचाना चाह रहे हैं, अपनी जैव विविधता को बनाए रखना चाह रहे हैं, आपका जो पर्यावरण है वो संतुलित रहे, इसके लिए आप कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं हर साल। आप देखेंगे कि हर एक कदम अगर आप में से 10 लोग ही लगा दिए, 10 लोग ही कर दिए, तो कम से कम 10 पौधा तो तैयार होगा। तो ऐसे आप कीजिए, किसी से जबरदस्ती नहीं है, आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया और आपको पता नहीं कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, आप बताएंगे जरूर कैसा लगा है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है इस टॉपिक पे। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं नाम यहाँ लेना चाह रही हूँ। मुझे खुशी हुई है कि वह मेरे क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरे क्लास से किसी भी क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं। प्रदीप हैं और विजयंका हमारे खास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्जेक्ट तो मैथ चॉइस किया है, लेकिन बायो पढ़ने के लिए काफी इंटरेस्टेड है। तो मैं चाहूंगी आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखें। साथ ही साथ जरूरी नहीं होता है कि सब्जेक्ट है, एग्जाम आप किसी भी चीज की दीजिए, वो अलग चीजें हो गई, और जानकारी आप रख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप हर सब्जेक्ट में जानकारी रखिए और आप सभी के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी आगे बढ़ें। ठीक है, बाकी आगे हम लोग क्लास देखेंगे। ओके।